Friends, welcome back to my channel. I hope you all are very well. So our series was going on 50 question we have completed with previous year question paper in English literature. So moving on to the next question is 51st question. Which combination in the following constitutes the trilogy Orsia? Orsia is the name of a trilogy. We know that कि तीन स्टोरीज़ मतलब ट्रियोलॉजी आती हैं एक नाम के अंतर्गत तीन स्टोरीज़ आती है। तो यहाँ पे बहुत सारे कॉम्बिनेशंस दे रखे हैं, लेकिन वी हैव टू टिक द करेक्ट कॉम्बिनेशन। ठीक है। ओरेशिया इज़ रिटन बाय एशिलस इन 5th century. वी नो एशिलस इज़ अ ग्रीक पोएट. ओके, सो इट इज़ अ ग्रीक ट्रेजेडी and it was written in 5th century BC. It was the last work of the writer. So correct option जो है हमारा वो है C, that is Agamemnon, then Euphoria, then Eumenides. ठीक है। तो ये तीन ट्रिलॉजी है. इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रिलॉजी इन ओरेशिया. ठीक है। दिस इज़ द लास्ट वर्क डन बाय द राइटर एंड लास्ट ग्रीक ड्रामा विच हैज़ सस्टेन. यही एक ग्रीक ड्रामा है जो कि सस्टेन जिस ड्रामा ने सस्टेन किया है, यही एक ग्रीक ड्रामा है. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इन द पैराडाइज लॉस्ट मिल्टन इवोक्स द हिज हेवनली म्यूज Urania at the beginning of which two books? That is book 1 and book 7th. ठीक है। इसका मतलब ये है कि पैराडाइज लॉस्ट, मिल्टन के पैराडाइज लॉस्ट में उन्होंने हेवनली म्यूज यूरिया का जिक्र किया है, यूरेनिया का जिक्र किया, ठीक है। तो वो एज इट 6, मैं आपको बता दूं कि ये जो है वर्क, इसका जो फर्स्ट बुक है वो कौन से ईयर में हुआ था. सबसे पहले तो मैं यहाँ पे पहले टिक करवा देती हूँ. A and D होगा. A and D इज़ द करेक्ट आंसर. बुक 1 एंड बुक 7 में इसका जिक्र किया गया यूरेनिया का. ठीक है। तो यूरेनिया कौन है एक्चुअली? इनको दूत माना गया है, हेवनली दूत जो आए हैं हेवन से. ठीक है। और ये बुक आपको पता है इसका जेनर जो है, इट इज़ अ एपिक पोम. ठीक है। इट इज़ एन एपिक पोम. ओके. देन इसके बारे में इंफॉर्मेशन जो है, बुक 1 जो है, ये जो इसकी बुक 1 है, इसका ये पब्लिश हुआ था 1667 में. ठीक है। 1667 में ये पब्लिश हुआ था. और ये हमारा 7th बुक जो है वो हुआ था 1674 में. ठीक है। तो ये दोनों ईयर है जब ये पब्लिश हुआ था, और ये इनमें इनका जिक्र किया गया है. हमें पता है कि ये जो बुक है ये 12, इसके अंतर्गत 12 बुक्स आती है. ये जो स्टोरी है, ये जो पोम है, ये 12 बुक्स में डिवाइडेड है. ठीक है। एंड इनके कैरेक्टर्स जो है वो है एडम, ईव, सैटन. ठीक है। ल्यूसीफर. इन सब के बारे में है. हमें जब हम पढ़ेंगे इसके बारे में पता चलेगा. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Which among the following propose that English language is man-made not woman-made? ये जो वर्जन है, ये जो लाइन है, लैंग्वेज इज़ मैन मेड नॉट वुमन मेड, ये किसके द्वारा लिखी गई, बोली गई, प्रपोज्ड की गई है? डेल स्पेंडर के द्वारा बोली गई है. ओके. इज़ एन ऑस्ट्रेलियन फेमिनिस्ट हैं ये. इज़ एन ऑस्ट्रेलियन फेमिनिस्ट. ऑस्ट्रेलियन फेमिनिस्ट है. ठीक है। इज़ एन ऑस्ट्रेलियन फेमिनिस्ट. और ये बुक इन्होंने जो इनकी जो बुक आई है, ये कब आई है? 1980 में.
1980 में इनकी बुक आई है ये वाली। ओके, ये जो वर्क है, ये जो प्रपोज किया है ये लाइन, ये जो बुक है, इट्स अ बुक टाइप। हाँ, ये बुक है जो इन्होंने प्रपोज किया है। लैंग्वेज इज़ मैन मेड नॉट वुमन मेड। इट इज़ अ बुक एंड इट इज़ पब्लिश्ड इन 1918। क्लियर? मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which two of the following statements are applicable to feminist criticism? तो ये यहाँ पे 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, मैं ये सारे ऑप्शंस पढ़ना चाहूँगी। तो recuperate the female writers ignored by the canon। ठीक है, तभी फीमेल राइटर्स को इग्नोर किया जाता था। ठीक है, मतलब जब फेमिनिज़्म आया तो ये जो चीज़ें हैं ये शुरू हो गई, हटना शुरू हो गई। जो कैनन के द्वारा हटा दिया जाता था, जो ये वापस आने लगी। मैंने रिक्यूपरेट मतलब द फीमेल्स जो प्रताड़ित थी, जो उस सोसाइटी से इल्ड थी, वो वापस आने लगी। उनका काम सराहने लगे जाना वाला, सब सहारते थे, मतलब सब तारीफ़ करते थे, मतलब मानते थे। फुल एंडोर्स द सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर। ठीक है, उसके बाद जेंडर का जो डिफरेंस होता था वो हटने लगा। वैलोराइज द ट्रेडिशनल कैनन अनक्रिटिकली। ठीक है, जो ट्रेडिशनल था, जो पहले से चले आ रहा था, उस चीज़ को हटाने जाने लगा। मोस्टली रिजेक्ट द एसेंशियलाइजिंग ऑफ मेल एंड फीमेल। ठीक है, दोनों में से कौन इम्पोर्टेंट है, मेल या फीमेल, उसको रिजेक्ट कर दिया गया। तो सबसे कैपेबल एप्लीकेबल जो था वो था 2 है, ए एंड डी। A and D is the correct answer. Recuperate the female writers ignored by the canon and mostly reject the essentializing of male and female. ठीक है, moving to the next question. We have come with assertion and reasons. ठीक है, assertion and reason के बारे में पहले भी बताया था आपको कि यहाँ पे 2 स्टेटमेंट होते हैं, वो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। अगर दोनों एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, वो भी इसमें एक ऑप्शन है। ये रीज़न इज़ नॉट करेक्ट फॉर असर्शन। ठीक है, तो फर्स्ट असर्शन मैं पढ़ूंगी। द प्राइमरी कंपोनेंट इन नॉवेलिस्ट फॉर्म्स इन अ प्लॉट दैट इवॉल्व्स कोहेरेंटली फ्रॉम इट्स बिगिनिंग टू अ एंड इन विच ऑल कॉम्प्लिकेशंस आर सॉल्व्ड। रीज़न क्या दिया है? द नॉवल इज़ कॉन्स्टिट्यूटेड बाय अ multiplicity of divergent and contending social voices that achieve their full significance only in the process of their dialogic interaction both with each other and with the voice of the narrator। तो इसमें से सही होगा बी। दोनों सही है, बट दे आर नॉट, सेकेंड इज नॉट द रीज़न फॉर द प्राइमरी component in the novelist's form। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट डज Socrates mean with the Plato's ion? He says poets are nothing but the interpreter of gods। सुकरात ने ये जो लाइन है प्लाटो की, इसको किस हिसाब से, किस तौर से लिया? ठीक है, किस मीनिंग से? पोएट्स आर नथिंग बट द इंटरप्रेटर्स ऑफ गॉड। सुकरात के कहने का मतलब ये है, ही मीन टू से, सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट। द पोएट्स आर डिवाइनली पोजेस्ड व्हेन दे कंपोज देयर पोम्स। जब वो पोम्स लिखते हैं तो इन डिवाइनली पोजेस्ड मतलब गॉड जो है उन्हीं को अपना दूत मानते हुए उन पे विशेष कृपा दिखाते हैं। तो वो क्या करते हैं, अपने पोएम के थ्रू बहुत कुछ एक्सप्रेस कर जाते हैं, चाहे वो नेचर हो, चाहे रिलीजन हो, चाहे इंसान के बारे में हो, चाहे कुछ भी हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ ऑफन डिड रिचर्ड स्टील्स टेटलर इज द वर्क ऑफ रिचर्ड स्टील्स appear every week, and now how many issues of Tatler? 1 total were published। ठीक है, एवरी वीक इनका
काम पब्लिश्ड हो रहा है रिचर्ड स्टील का, ठीक है। तो ये जो टेटलर है इसका जो फर्स्ट जो था वो पब्लिश्ड कितनी बार, हाउ मेनी इश्यूज़ हुए इनके, मतलब कितनी बार ये पब्लिकेशन हुई इनकी। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। 3 times इन अ वीक 271 इश्यूज़, ठीक है। 3 times इन अ वीक, एक हफ्ते में 3 बार पब्लिश होती थी और इनके 271 इश्यूज़ हुए, मतलब इतने सारे उन्होंने पब्लिश करवाए। टेटलर इज़ अ पीरियोडिकल, ठीक है। टेटलर मैं बता दूँ इज़ अ पीरियोडिकल, ठीक है। और ये जो है हमारे रिचर्ड स्टील, इनके बारे में भी मैं बता दूँ, ही इज़ एन आयरिश राइटर एंड पॉलिटिशियन एंड को फाउंडर ऑफ द स्पेक्टेटर, ठीक है। स्पेक्टेटर वी नो इज़ अ मैगजीन, इज़ अ टेक्स्ट, ठीक है। इज़ अ आयरिश राइटर, कौन है? रिचर्ड स्टील एक आयरिश राइटर है, ठीक है। को फाउंडर है और इन दोनों ने मिलके जो इनका मैगज़ीन है, इनके जो फ्रेंड है जोसेफ एडिसन के साथ इन्होंने मैगज़ीन निकाली स्पेक्टेटर। मैं ठीक से लिख देती हूँ, द स्पेक्टेटर, ठीक है। इट इज़ SPECTATOR, स्पेक्टेटर, इट इज़ अ मैगज़ीन, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The next question is, which of the following novels by Kingsley Amis represents its protagonist as an angry young man? Angry young man, जो ये प्रोटोगोनिस्ट था, इन्होंने किस नॉवल में, किंग्सले एमिस द्वारा कौन सी नॉवल इनमें से है जिसमें एंग्री यंग मैन है, ठीक है। ये सारी इन्हीं के द्वारा लिखी गई, लेकिन ये एंग्री यंग मैन को किस में है? तो वो है लकी जिम में है इज़ द वर्क। इट इज़ पब्लिश्ड इन 1942 में पब्लिश किया गया इसे, ठीक है, बाय किंग्सले एमिस, और ही वॉज अ इंग्लिश नॉवेलिस्ट एंड पोएट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु आर द को एडिटर्स ऑफ चटनीफाइंग English, the phenomenon of English? Co-editor of this Chutnifying English, the phenomenon of English, ठीक है। तो कौन है इनके? वो है को-एडिटर जो है वो बताना है, तो वो है रूपर्ट स्नेल, ठीक है। तो को-एडिटर मतलब जो साथ में है, तो एडिटर कौन है? रीता कोठारी। इन दोनों ने मिलके इस काम को किया, इस चटनीफाइंग इंग्लिश को एडिट किया, द फेनोमेना ऑफ इंग्लिश, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच 2 aspects of cultural diffusion in the age of globalization need to be addressed by pedagogy of language in general and of English in particular? तो इन दोनों में से कौन से एस्पेक्ट्स जो है वो ध्यान में रखना चाहिए किसे? जो इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ाता है, जो addressed by pedagogy of language in general and English in particular। जो ये जब ग्लोबलाइजेशन हो रही थी तो उस एज में इस चीज़ को ध्यान में रखा गया, जो कि कल्चरल फ्यूशन है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा BC, बी का BC मतलब मल्टी डायरेक्शनलिटी एंड कॉम्प्लेक्स एंड एक्सटेंसिव। तो मल्टी डायरेक्शन मतलब डिफरेंट टाइप डायरेक्शन में देखते हुए किसी चीज़ को दर्शाना या बताना चाहिए अपनी राइटिंग के थ्रू, और उसमें कॉम्प्लेक्स और एक्सटेंसिवनेस भी होना चाहिए, क्या कहते हैं उसको, डिस्क्रिप्शन होना चाहिए अच्छे से, ठीक है। थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी ताकि इंसान को समझे, जो मतलब इंसान को आदत हो कुछ चीज़ों को, जो कॉम्प्लेक्सिटी है हमारी लाइफ में, उस चीज़ को समझने की या किसी राइटिंग को समझने की, ठीक है।
So these were the 10 question for today. See you in the next video. Okay, bye for now. Take very good care of yourself, and if you can, please share, because questions are very important. ठीक है, bye bye.